दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी खास खबरें थी जो पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण थी, या उन पर कोई ऐसी लोकेशन हो, वन्यजीव अभ्यारण्य हो, कोई जल संधि हो, या कोई ऐसा स्थान हो जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रीलिम्स में उससे कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मानचित्र में उसकी लोकेशन को देखेंगे और आसपास की स्थितियों को भी समझेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से, यानी पिछले एपिसोड में आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। पिछले एपिसोड में आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सही विकल्प का चुनाव करना था। हमारे पास ऑप्शन थे, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा था, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा था, केवल कथन 1 सही है, और चौथा ऑप्शन था, केवल कथन 2 सही है। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला कथन तो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है यह। अब यदि बात करें दूसरे कथन के संदर्भ में, दूसरा कथन क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित देशों में से जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। दरअसल यह बात गलत है। आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां पर है और उसके पश्चिम में स्थित देशों में जापान की क्या स्थिति है। यह है मैप। मैप में देखिए ध्यान से, यह है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को दरअसल देशों की अवस्थिति के आधार पर, उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं उनके आधार पर, उनके क्षेत्र के आधार पर कई क्षेत्रों से मोड़कर फ्रेम किया गया है या बनाया गया है। यानी ये अपने कई जगहों से हिली हुई है, अलग की दिशा की ओर भी है, यानी स्ट्रेट नहीं है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि इसकी बात करें तो यह हिस्सा इसके पूर्वी हिस्सा होगा और यह पश्चिमी हिस्सा होगा। इसके पश्चिमी हिस्से में स्थित है जापान। जापान की यदि हम टाइम की बात करें तो वह है -11 आवर। देखिए, इसके पश्चिमी हिस्से में ही कुछ ऐसे क्षेत्र या देश शामिल हैं जहां पर यह -13 आवर भी है, -12 आवर भी है। और यदि हम किरिबाती की बात करें, जो कि इसके पश्चिमी हिस्से में ही है, -14 आवर है। यानी जापान से आप 3 घंटे पहले समझ सकते हैं। इसका मतलब जापान वह देश नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है और सबसे पहले वहां सूर्योदय होता है, क्योंकि अन्य देश भी हैं जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी जापान से पहले सूर्योदय होता है। इसलिए यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, और लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दिया था। हमने इसकी व्याख्या भी जान ली। अब आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारी खास खबरों को, उन खबरों पर आधारित प्रश्नों को। खबर है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम, इन दोनों के उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि अब अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब प्रायद्वीप पर स्थित देशों में यूएई भारत से भौगोलिक रूप से सर्वाधिक निकट है। और दूसरा कथन है, होर्मुज द्वीप का संबंध ओमान से है, जो होर्मुज जलसंधि के निकट स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन किसकी? अरब प्रायद्वीप की। फिर अरब प्रायद्वीप पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि अरब प्रायद्वीप की स्थिति कहां पर है, और इस बारे में चर्चा करेंगे कि अरब प्रायद्वीप में वह कौन सा देश है जो भौगोलिक स्थिति से या भौगोलिक रूप से भारत के सर्वाधिक निकट है। क्या ऑप्शन में यूएई है? तो यह सही है या नहीं? आइए सबसे पहले देखते हैं अरब प्रायद्वीप के देशों को। यह है पूरा मैप। इस मैप में यदि हम अरब प्रायद्वीप के देशों के संदर्भ में चर्चा करें तो देखिए, यह है भारत और इसके यह आसपास का यह हिस्सा है अरब प्रायद्वीप, जिसमें ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया ऐसे देश शामिल हैं। यदि हम बात करें कि भारत के सबसे नजदीक अरब प्रायद्वीप में कौन सा देश है, तो देखिए है ओमान। यानी पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यूएई इसके सबसे नजदीक स्थित नहीं है। दूसरा कथन है, होर्मुज द्वीप का संबंध ओमान से है। तो आइए यह भी देख लेते हैं। दरअसल हम बात करें यदि होर्मुज द्वीप की, तो इसे आप करीब से देखिए, यह है ओमान और इसके बाद यहां पर है यूएई, और यूएई के ऊपर छोर में
यहाँ पर फिर से हिस्सा आ जाता है ओमान का, यह ठीक है। यानी और इसके पास आपने देखा होर्मुज द्वीप, होर्मुज द्वीप यहाँ पर है। होर्मुज द्वीप ईरान से संबंधित है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट किससे संबंधित है? ओमान से। यानी क्योंकि दूसरे कथन में चर्चा की गई है किसके बारे में? होर्मुज द्वीप के बारे में, तो इसका संबंध ओमान से नहीं है, इसका संबंध है ईरान से। यानी यह दूसरा कथन भी क्या है? गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर है, हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के 56% महासागरों का रंग परिवर्तित हुआ है। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने, क्योंकि हम सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन इस समय काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम चर्चा करेंगे महासागर के संदर्भ में। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? महासागरों में अधिकतम तापमान का क्षेत्र भूमध्य रेखा के निकट होता है। दूसरा है, महासागरीय लवणता का अधिकतम मान भूमध्य रेखा के निकट होता है। और तीसरा कथन है, अरब सागर की लवणता सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की लवणता से अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? हमारे ऑप्शन है केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन सही है, या सभी तीन कथन गलत हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं महासागरों के संदर्भ में, इसके तापमान के संदर्भ में और इसकी लवणता के संदर्भ में। सबसे पहला कथन है कि भूमध्य रेखा के निकट इसका तापमान सर्वाधिक होता है। तो आइए देखते हैं, यह है ओशन टेम्परेचर से संबंधित एक इमेज जो कि महत्वपूर्ण है। यदि हम भूमध्य रेखा के आसपास वाले रीजन को देखें, ये देखिए आप 0 डिग्री, तो यहां पर वही स्थिति है, यानी यहां पर टेम्परेचर सबसे अधिक है। यहां पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, महासागरीय लवणता का अधिकतम मान भूमध्य रेखा के निकट होता है। आइए इसके लिए भी इमेज देखते हैं। ये है इसकी सैलिनिटी या लवणता। आप 1000 ग्राम वाटर में लवणता को मापते हैं, किसके संदर्भ में? नमक की उपस्थिति के संदर्भ में। यदि हम बात करें इसकी लवणता के बारे में, तो यह हिस्सा है भूमध्य रेखा वाला हिस्सा, बीच वाला, जबकि आप देख पा रहे होंगे लवणता इसके ठीक ऊपर या नीचे वाले हिस्से में स्थित है। या आप मान सकते हैं 20 डिग्री नॉर्थ या लगभग 15 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय वाले क्षेत्र में यहां वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है तो यहां लवणता की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वाष्पीकरण के बाद यहां वर्षा भी होती है, और बारिश की वजह से यहाँ की लवणता थोड़ी कम हो जाती है। जबकि उनसे दूर आप बढ़ेंगे नॉर्थ में, या इससे दूर बढ़ेंगे आप साउथ में, तो यहाँ पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय हिस्से की तुलना में। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक नहीं होती है, जबकि उसकी थोड़ी आगे, और नॉर्थ साउथ में आप लें तो उसकी भी थोड़ी आगे यहाँ पर लवणता ज्यादा हो जाती है। तीसरा है, अरब सागर की लवणता सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की लवणता से अधिक है। आइए देखते हैं इसे। तो देखिए, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यह है भारत का मैप, और यह हिस्सा है बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा, और यह हिस्सा है अरब वाला हिस्सा, अरब सागर वाला हिस्सा। तो यह बात बिल्कुल सही है कि देखिए अरब सागर के पास लवणता ज्यादा शो हो रही है, जबकि बंगाल की खाड़ी के आसपास यह बहुत ही कम है। तो यहाँ तीसरा कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 3 कथन सही है, यानी टोटल 2 कथन सही है, तो ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगली खबर को देखते हैं। खबर है, 28 जून 2023 से बंगाल की उत्तरी खाड़ी में तीव्र समुद्री हीटवेव की घटना के कारण भारत में सामान्य तौर पर शुष्क रहने वाले उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हो रही है। यानी जो जलवायु घटनाएं हैं वे इस समय काफी चर्चा में हैं। प्रश्न है, उत्तर भारत में निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय मिश्रित जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और अर्ध शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। हमारे इसमें आपको बताना है, सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन है 5-4-3-2-1, 3-5-4-2-1, 4-5-3-2-1 और 5-4-3-1-2। बताना किस क्रम में है? पश्चिम से पूर्व के क्रम में, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्या स्थिति है जलवायु क्षेत्रों की भारत में। तो यह है इमेज। यदि हम देखें, क्योंकि चर्चा करना है हमें पश्चिम से पूर्व के हिस्से के रूप में, तो देखिए पश्चिम में जो सबसे चरम जलवायुवी घटना है वहां पर है एरिड, शुष्क।
ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए यह है हल्का सा लाइट कलर, उसमें है सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क। अगले क्रम के रूप में देखिए यहां पर है येलो कलर जो कि है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण कटिबंधी आर्द्र, ठीक है, जलवायु। इसके बाद देखिए लाइट ग्रीन कलर है जो कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई यानी उष्ण कटिबंधीय मिश्रित जलवायु। फिर उसके बाद देखिए अंत में क्या क्रम है, यह डार्क ग्रीन कलर जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल वेट या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आइए देखते हैं इनका सही क्रम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। सबसे पहले हमने देखा था शुष्क जलवायु यानी नंबर 5। फिर आपने देखा दूसरे नंबर पर क्या है, सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क, नंबर 4। फिर आपने देखा तीसरे नंबर पर क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, इसे भी देख लीजिए। तीसरे नंबर पर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र यानी 3। फिर आप देखिए इमेज में चौथे नंबर पर है यह ग्रीन वाला उपोष्ण कटिबंधीय मिश्रित, आइए ये भी देख लेते हैं, नंबर 2। और फिर अंत में 5 4 3 2 1 इसका सही क्रम होगा यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसी तरीके से क्रम है भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए जलवायु का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में प्रकाशित विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नवीनतम रिपोर्ट से वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों के क्षेत्रफल में 4.1 यानी 4.1 मिलियन हेक्टेयर की हानि का पता चला है। इस रिपोर्ट ने जो वन से संबंधित पूरा आंकड़ा है उसे प्रदर्शित किया है। प्रश्न है वैश्विक रूप से सर्वाधिक वनाच्छादित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है चीन, ब्राजील, कनाडा, भारत। आइए देखते हैं कि शीर्ष 5 में कौन सा देश हमारे ऑप्शन में से शामिल नहीं है। यदि बात करें शीर्ष 10 देशों के संदर्भ में तो ये 10 देशों का पूरा इमेज है, आप इसे देख सकते हैं। 5 पर चर्चा करना है क्योंकि हमारे ऑप्शन में 5 के बारे में पूछा गया है। पहले नंबर पर हम देखें वनाच्छादित क्षेत्रों के संदर्भ में, पहले नंबर पर है रूस, ठीक। दूसरे नंबर पर आप देखिए है ब्राजील, तीसरे में है कनाडा, चौथे नंबर पर है अमेरिका, 5वें नंबर पर देखिए क्या है, चीन। यानी भारत इन 5 में शामिल नहीं हो रहा है। भारत का नंबर है 10। तो यदि हम बात करें ऑप्शन के मुताबिक कौन सा देश है जो टॉप 5 में शामिल नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी भारत, क्योंकि इसका वनाच्छादित क्षेत्रों के संदर्भ में वैश्विक लेवल पर 10th रैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किया है। आइए देखते हैं यूनाइटेड किंगडम पर आधारित एक प्रश्न को। प्रश्न है ब्रिटिश द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा इसके ठीक मध्य से गुजरती है। दूसरा, यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और तीसरा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यहाँ के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है 1 और 2, केवल 2, 2 और 3 या केवल 3। आइए देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश द्वीप समूह की लोकेशन को कि यह कहां पर है, फिर इन तीनों कथनों पर चर्चा करेंगे। देखिए यह है इमेज। यदि बात करें ब्रिटिश द्वीप समूह के संदर्भ में तो यहां पर है ये ब्रिटिश द्वीप समूह वाला लोकेशन। ठीक, यहां से आप ये लोकेशन मान सकते हैं। क्योंकि पहला कथन किस संदर्भ में है, सबसे पहले प्रधान मध्याह्न रेखा के संदर्भ में। तो देखिए यह जो रेखा है टेस्ट वाली, यह आगे बढ़ रही है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर में स्थित है यह रेखा। यह ब्रिटिश द्वीप समूह के ठीक बीच से नहीं गुजरती है, आप इसे बहुत ध्यान से देख सकते हैं। यह हिस्सा है ब्रिटिश द्वीप समूह वाला और यहां से यह रेखा गुजर रही है, यानी यह ठीक बीच से नहीं गुजरती। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कथन है यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में,
यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह द्वीप समूह पूर्णतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। देखिए यहाँ पर है ये 50 डिग्री, आपने देखा ही होगा, और यानी इसका विषुवत रेखा से काफी दूरी है, और यह 50 डिग्री नॉर्थ के बाद ऊपर स्थित है यहाँ तक। आर्कटिक वृत्त के बारे में हम सभी जानते हैं, यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, यह है आर्कटिक वाली रेखा। तो यह इसके बीच में स्थित है, यानी यह शीतोष्ण वाले इलाके में स्थित है। तो यहाँ दूसरा कथन क्या है, सही हो जाएगा। तीसरा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में यहाँ के मौसम को अत्यधिक ठंड से बचाता है। आइए ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या उत्तरी अक्षांश प्रवाह, और यह यहाँ पर अत्यधिक ठंड से बचाता है। तो यहाँ पर यह बात भी सही हो जाती है, यानी तीसरा कथन क्या है, सही है। 2 और 3 सही है। आपको बताना है 2 और 3 कहां पर है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान से इन्हें देखिएगा। अगली खबर है, हाल ही में मेकोंग गंगा सहयोग की 12वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत एवं इसके सहयोगी देशों ने मेकोंग गंगा सहयोग व्यवसाय परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश मेकोंग गंगा सहयोग में शामिल है? हमारे पास ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया। सही कूट का चयन करना है। हमारे पास कूट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 4 5 और 6। आइए देखते हैं सबसे पहले मेकोंग गंगा सहयोग के संदर्भ में कौन से देश शामिल हैं। मैप में देखेंगे इनकी स्थिति को। आइए देखते हैं। मेकोंग रिवर की बात करें तो सबसे पहले यह रिवर तिब्बत से होकर आगे बढ़ती है, जब उसका नाम लिंगकैंग है। फिर आगे बढ़ती हुई यह चाइना से बहती हुई आगे बढ़ रही है, देखिए। फिर चाइना के बाद यह म्यांमार और लाओस के बीच सीमा बनाकर आगे बढ़ रही है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर ये पूरी तरीके से लाओस में प्रवाहित होती है, फिर आगे बढ़ती है और थाईलैंड और लाओस के बीच सीमा बनाकर आगे बढ़ रही है। पूरी तरीके से लाओस में आने के बाद देखिए यह कंबोडिया में प्रवेश करती है, फिर अंत में वियतनाम वाले हिस्से से बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर वियतनाम वाले हिस्से में ही आगे अपना डेल्टा बनाती है। ये हिस्सा है देखिए वियतनाम का पूरा, यानी ये वियतनाम से बाहर निकलती है। तो आपने देखा इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिए यदि हम हमारे ऑप्शन की बात करें तो इसमें शामिल है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। यहाँ हमारे ऑप्शन के मुताबिक कौन सा देश शामिल नहीं है, मलेशिया। तो मलेशिया इसमें शामिल नहीं है। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं, क्योंकि मलेशिया की स्थिति यदि हम बात करें इन क्षेत्रों के संदर्भ में तो इन देशों से काफी दूर है यह, जबकि यहां से ही मेकोंग रिवर अपना डेल्टा बना लेती है। तो इस तरह इस प्रश्न की बात करें, मलेशिया इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही होंगे, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 और 3 4 और 5 है ऑप्शन बी में, तो 1 2 3 4 और 5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। खबर है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने वी-डॉलरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए व्यापारिक लेन देन के लिए भारतीय रुपए का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसलिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में। प्रश्न है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, इस समझौते में केवल 4 देश शामिल हैं। इसके माध्यम से नेपाल और भूटान को कोलकाता और चटगांव बंदरगाह में तक पहुंच मिल जाएगी। तीसरा है, सभी सदस्य देशों की संसद से समझौते का अनुमोदन मिल गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है, केवल 1, 1 और 2, केवल 2 या केवल 3? आइए देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल के संदर्भ में मोटर वाहन समझौता क्या है। देखिए इसमें ये चारों देश शामिल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तथ्यात्मक रूप से इसमें 4 देश शामिल हैं, जिसमें यदि हम बात करें मोटर वाहन के संदर्भ में तो इसमें सड़क मार्ग भी शामिल है, रेल मार्ग भी शामिल है, साथ में वायु वाला क्षेत्र भी शामिल हो जाता है। देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि इससे नेपाल और भूटान को बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट और भारत के कोलकाता पोर्ट के पास क्या मिल जाएगी, पहुंच इन्हें यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे में यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। यहाँ भूटान और नेपाल दोनों को चटगांव और कोलकाता तक स्थापित हो जाएगी। तीसरे कथन की बात करें तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, क्योंकि इसमें अभी भी भूटान की संसद में अभी इस चीज की अनुमति नहीं मिली है, जबकि भारत, नेपाल और बांग्लादेश में इसकी अनुमति मिल चुकी है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? 1 और 2 कथन सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का जवाब है। चलिए बढ़ते हैं और इसी के संदर्भ में एक और मैप देख लेते हैं। यह है वह मैप जिसमें देखिए आसपास, क्योंकि इसके अंतर्गत रोड मैप भी शामिल है। इसके बाद यहाँ कोलकाता वाला हिस्सा और इसके बाद यहाँ चिटगांव पोर्ट शामिल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है 24 फरवरी 2022 को आरंभ हुए रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष को हाल ही में 500 दिन से अधिक हो गए हैं। इस वजह से ये पूरा क्षेत्र लोकेशन चर्चा में है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन जलराशियों का संबंध रूस से नहीं है? ऑप्शन है पीला सागर, श्वेत सागर या सफेद सागर, जापान सागर, फिनलैंड की खाड़ी। सही कूट का चुनाव करिए। ऑप्शन में हमारे पास है 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 3, 4, केवल 1 और 3, केवल 1। आइए देखते हैं कि रूस का संबंध निम्नलिखित में से किन जलराशियों से नहीं है। सबसे पहले इन जलराशियों की लोकेशन देख लेते हैं। यह है रूस, आप देख पा रहे होंगे। रूस का संबंध सी ऑफ जापान से है, क्योंकि रशिया का क्षेत्र यह है और यहाँ पर सी ऑफ जापान है। वहीं रूस का संबंध व्हाइट सी से भी है, यानी सफेद सागर से भी है, क्योंकि रूस का यह क्षेत्र है। रूस का संबंध फिनलैंड की खाड़ी से भी है, क्योंकि यह पूरा रूस का क्षेत्र है जो इससे टच करता है। अब यहाँ पर बचा पीला सागर। आइए उसकी लोकेशन देखते हैं। यह है रूस और रूस का संबंध सी ऑफ जापान तक है, ना कि पीला सागर, यानी इसका संबंध पीला सागर से नहीं है। पीला सागर का संबंध चाइना और साउथ कोरिया के बीच। ठीक है, तो यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि केवल पीला सागर ही वह जलराशि है जिससे रूस का संबंध नहीं है। शेष तीनों से रूस का संबंध है। ऑप्शन सही है डी, केवल। ठीक है, आपने इसे इमेज में देख भी लिया है कि येलो सागर से रूस का संबंध नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है इन दिनों एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों के निवासी हीट वेव के कारण पैदा हुए चरम तापमान की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस वजह से हीट वेव या वेव्स अपने आप में चर्चा में आ गई हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दक्षिणी यूरोप में ग्रीष्मकालीन वनाग्नि की तीव्रता को बढ़ाने में भूमध्य सागरीय जलवायु की भूमिका काफी प्रभावी है। दूसरा, यूरोप में ग्रीष्मकालीन वनाग्नि की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आइए देखते हैं हम यूरोप के संदर्भ में कि आखिर वनाग्नि क्यों बढ़ रही है। क्या वास्तव में यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव है या नहीं? देखिए, यह यूरोप का वह हिस्सा है जहां से अभी वनाग्नि या कहें कि जो ग्रीष्म हवाएं हैं, जो हीट वेव है, ये चल रही हैं। यह है इसका दक्षिणी हिस्सा, और दक्षिणी हिस्से से जब आप उत्तर हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं तो वनाग्नि का जो प्रभाव है वह कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बात करें यदि ग्रीष्मकालीन वनाग्नि की तीव्रता को बढ़ाने में भूमध्य सागरीय जलवायु की भूमिका है या नहीं, तो बिल्कुल सही बात है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की भूमिका यहाँ सर्वाधिक प्रभावी है ग्रीष्मकालीन या हीट वेव को लेकर। क्यों? क्योंकि यह हिस्सा है भूमध्य सागरीय जलवायु वाला हिस्सा, यहाँ पर है भूमध्य सागर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित यही देश है यूरोप के, जो कि दक्षिणी देश है। उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित है यहाँ पर इटली, सिसिली द्वीप के आसपास वाले क्षेत्र, जहाँ पर गर्म हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। और कुछ देशों में ऐसी स्थिति है जहाँ वनाग्नि काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप दक्षिण से उत्तर बढ़े तो लगातार कम हो रही है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का इसलिए भी रोल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी वजह से प्रतिचक्रवात की स्थिति पैदा होती है, और प्रतिचक्रवात में हम सभी जानते हैं कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से यहाँ काफी शुष्क मौसम हो जाता है, और शुष्क मौसम होने की वजह से वनाग्नि काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आर्द्रता कम हो जाती है, या आप कहें कि आर्द्र क्षेत्र यहाँ पर कम हो जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन, यानी पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, उसकी खबर को भी देखते हैं। खबर है हाल ही में अपने कुत्ते के साथ प्रशांत महासागर में भटके एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को लगभग 3 महीने के बाद मैक्सिको के निकट अंतरराष्ट्रीय जल से बचा लिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ी घटना है। आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय शहर सिडनी के निकट समुद्र में प्लास्टिक की बोतल में एक संदेश लिखकर और
उसे सील करके समुद्र में प्रवाहित कर देता है। निम्नलिखित में से किस देश के तट पर इस संदेश को सबसे पहले प्राप्त किए जाने की सर्वाधिक संभावना है? दरअसल इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है जल सागरी धाराओं के संदर्भ में कि उनका धाराओं का जो क्षेत्र है, उनकी दिशा है वह किस दिशा की ओर है। इसी के लिए इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है चिली, अर्जेंटीना, मैक्सिको या पापुआ न्यू गिनी। देखिए व्यक्ति कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तटीय शहर सिडनी में। देखते हैं, देखिए यह है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के शहर सिडनी में व्यक्ति एक लिखता है अपने बारे में पूरा संदेश और उसे बॉटल में भर के सील कर देता है। सील करने के बाद देखिए उसकी दिशा यदि हम देखें तो उसका फ्लो होगा ऐसे। सबसे पहले हमारे ऑप्शन के मुताबिक यदि हम बात करें तो यह है चिली और पेरू वाला हिस्सा, अर्जेंटीना वाला हिस्सा, मैक्सिको आप जानते हैं काफी ऊपर हो जाएगा, और इसके बाद है पापुआ न्यू गिनी। तो मैक्सिको वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा, वहीं पापुआ न्यू गिनी वाला यहां। तो जब यह संदेश यहां से प्रवाहित होगा तो सबसे पहले यह चिली से होकर गुजरेगा, यानी सबसे अधिक संभावना है कि वह चिली के तट से होकर गुजरे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन चिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने पूर्वी डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में खदानें विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस वजह से लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है, केवल कोष्ठक में लिखे देशों के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिए हुए तीनों ही कथन इन देशों के संदर्भ में ही है। ठीक है, तो हमारे पास देश कौन से हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी, अंगोला, कांगो, केन्या, नामीबिया। हमारे पास कथन क्या है? उपरोक्त देशों में से डीआरसी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उपरोक्त देशों में से डीआरसी की तटरेखा सबसे कम है। कांगो नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल डीआरसी में है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? हमारे पास ऑप्शन है केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या सभी तीन कथन गलत है। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या पहले कथन दूसरे कथन सही है या नहीं। उपरोक्त देशों में से डीआरसी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इन देशों की स्थिति को देखते हैं पहले मैप में। तो ये अफ्रीका से संबंधित देश हैं। देखिए यहाँ पर है केन्या, यह है डीआरसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर है कॉन्गो, यहाँ है अंगोला और यह है नामीबिया। इन देशों के संदर्भ में ही हमें चर्चा करना है। तो आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का क्षेत्रफल इन देशों के संदर्भ में सबसे ज्यादा है। पहला कथन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा कथन है कि इसकी तटरेखा सबसे छोटी है उपरोक्त देशों के संदर्भ में। तो आप देखिए केन्या की तटरेखा है ये, जो कि थोड़ी लंबी है। नामीबिया की काफी लंबी है। अंगोला की भी तटरेखा है लंबी। वहीं आपने देखा कांगो, यह कांगो की तटरेखा है। आप देख पा रहे होंगे कि डीआरसी की तटरेखा यहाँ बहुत छोटी। ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा डीआरसी के बाद यहाँ पर फिर अंगोला का आ जाता है, फिर कांगो का। तो यहाँ डीआरसी की तटरेखा सबसे छोटी है दिए हुए ऑप्शन में। तो यह भी बिल्कुल सही है। कांगो नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल डीआरसी में है। आइए देखते हैं इसे दूसरे मैप में। तो यह जो क्षेत्र है यह कांगो नदी बेसिन का है और कांगो नदी बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल डीआरसी के अंतर्गत आता है। यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी, सभी तीन कथन सही प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2023 में पूछा गया प्रश्न है भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। और तीसरा कथन है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को और यह भी देखेंगे कि भारत में इसके अंतर्गत पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर में क्या डिब्रूगढ़ और सूरत को यह कनेक्टिविटी प्रदान करता है या नहीं। देखिए भारत के संदर्भ में स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में हमने बहुत पहले से जाना कि ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ेगा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। यदि हम पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारे की बात करें तो यह कहां से? सिलचर से शुरू होता है और आगे बढ़ता है कहां तक? पोरबंदर तक। जबकि ऑप्शन में क्या है पूर्व पश्चिम गलियारे के संदर्भ में कि सूरत और डिब्रूगढ़, यह गलत हो जाएगा।
दूसरा है त्रिपक्षीय राजमार्ग में मणिपुर में मोरेह को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियांग माई से जोड़ता है। इस पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी की है विस्तार से। दरअसल यह मोरेह तामू से शुरू होता है मणिपुर से और आगे बढ़ के म्यांमार से आगे बढ़ते हुए थाईलैंड के माई सोत से जोड़ता है, या सोते भी कई जगह आपको हिंदी न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो मोई से सोते से जोड़ेगा, जबकि चियांग माई देखिए थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। आइए देखते हैं। दरअसल यहाँ पर बात गलत है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नहीं, जबकि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से होते हुए किसको जोड़ता है, चीन के कुनमिंग। ठीक है, तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीनों ही कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को, जिसकी चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। अभ्यास प्रश्न है, यह द्वीप दुनिया के कुछ सबसे बड़े द्वीपों में शामिल है तथा इसके क्षेत्र 3 देशों में बटे हुए हैं। विषुवत रेखा लगभग इसके बीचों बीच से गुजरती है, जिससे यह दुनिया के सबसे सघन वर्षा वनों का क्षेत्र है। हमारे पास ऑप्शन है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस द्वीप के संदर्भ में सही प्रतीत होता है। ऑप्शन है न्यू गिनी, मेडागास्कर, तिमोर या बोर्नियो। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस को लेकर, मानचित्र को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।